हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी से संबंधित एक नया टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आपने पीछे आवेश पढ़े थे। किन्हीं दो आवेशों को, एक आवेश हमने यहाँ लिया, एक आवेश हमने यहाँ लिया। दोनों आवेश जो होंगे वो समान प्रकृति के होंगे, मतलब दोनों आवेश परिमाण में कैसे होंगे, बराबर होंगे और विपरीत प्रकृति के होंगे। दोनों परिमाण में तो कैसे होंगे, समान होंगे, लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे। और दोनों ही आवेश अल्प दूरी पर होंगे। अगर हम किन्हीं दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रख दें तो जो निकाय बनता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ दो आवेश हो गए, दोनों आवेश परिमाण में समान हो गए, प्रकृति दोनों की विपरीत हो गई और ये दोनों ही आवेश अल्प दूरी पर स्थित होंगे। तो इस प्रकार से जो ये निकाय बनेगा ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। इसकी जो दूरी हम लेंगे वो 2L मानेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे हमारा HCl हो गया, H2O हो गया, NH3, ये सभी क्या कहलाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको के पास एक क्या है, परमाणु है और एक क्या है, अणु है। तो इन दोनों में से कौन वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा और कौन वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं करेगा। यहाँ पर जो परमाणु होते हैं इसमें धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वो संपाती होते हैं। इनके जो केंद्र होते हैं
वो संपाती होते हैं और इनके केंद्र संपाती नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में से कौन सा वैद्युत ध्रुव का निर्माण करेगा और कौन वैद्युत ध्रुव का निर्माण नहीं करेगा। तो जब केंद्र संपाती होंगे तो ये जो है वैद्युत ध्रुव का निर्माण नहीं करेंगे, और जो अणु होते हैं वो उनके केंद्र संपाती नहीं होते, इसलिए अणु जो होते हैं वो वैद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे HCl क्या एक अणु है, H2O क्या है एक अणु है, और NH3 भी क्या है एक अणु है। जबकि अगर हम केवल H2 की बात करेंगे तो इसमें जो है अणु तो है लेकिन इसमें दो समान परमाणु हैं, तो ये इनके केंद्र कैसे होंगे, संपाती होंगे, अर्थात ये वैद्युत ध्रुव का निर्माण नहीं करेगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे इसमें क्या था, वैद्युत ध्रुव जो था उसमें हमारे समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश थे और इनके बीच जो दूरी थी वो अल्प थी। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में कह सकते हैं कि दोनों आवेशों में से, जो वैद्युत ध्रुव में दो आवेश भाग ले रहे हैं, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं परिभाषा में कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, एक आवेश के परिमाण व उनके बीच की दूरी के, बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव में भाग लेने वाले किसी एक आवेश के परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर Q गुणा 2L वेक्टर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक यहाँ कूलाम हो गया, और 2L क्या इनके बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो कूलाम इंटू मीटर होता है। अगर इसके विमीय सूत्र की हम बात करें, विमीय सूत्र, तो जो आवेश है, आवेश की जो विमा होती है वो AT होती है, और लंबाई की विमा जो है वो LT होती है। तो इसकी जो विमा होगी वो LTA हो जाएगी। तो और ये जो राशि है
राशि कैसी होगी? सदिश होगी। राशि कैसी होगी? सदिश। तो वैध द्विध्रुव क्या हो जाएगा? समान परिमाण पर विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत ध्रुवागुण में क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुवागुण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q गुणा 2L। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। B में सूत्र क्या हो जाएगा? LTA। और ये राशि कैसी होगी? सदिश। तो ये टॉपिक, ये दोनों आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे। अब हम नए टॉपिक की बात करते हैं। अब हम जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी अक्षीय और इसकी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य। अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, जिसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव को लेंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसको हमने, जिनकी बीच की दूरी हमने कितनी ली? 2L ली। यहाँ हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, और इसका जो मध्य बिंदु है वो O मान लिया। तो इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति जो होगी वो हमारी इधर होगी। इस पर हमने बिंदु रख दिया P। अक्षीय स्थिति जो होती है वो क्षैतिज अवस्था में होती है, और ऊर्ध्वाधर स्थिति जो होगी वो हमारी जो निरक्षीय स्थिति होगी वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में होगी। तो इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु हमने P मान लिया। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कितनी होगी? तो हम यहाँ मान लेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AV, वैद्युत द्विध्रुव AV के माना एक वैद्युत ध्रुव AV दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी 2L है। जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके केंद्र O से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यह एक वैद्युत ध्रुव हो गया जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, और इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था
पिछली वीडियो में मैंने बताया था एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ हमारे दो बिंदु आवेश हो गए, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू हो गया और एक बिंदु आवेश माइनस क्यू हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो E=1/4πε0 इंटू में Q/r² होता है। तो यदि हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमें इस A से P तक की दूरी मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कुल दूरी कितनी है, r है, और ये इसका मध्य बिंदु है। ये कुल दूरी कितनी थी, 12 थी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी l हो जाएगी, और अगर हम इस दूरी की बात करें तो ये हमारी r माइनस l हो जाएगी। अगर हम माइनस क्यू से इसकी दूरी निकालेंगे तो ये हमारी r प्लस की l हो जाएगी। अब यहाँ पर पहले हम क्या लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=, इसको हम EA डाल देंगे क्योंकि प्लस क्यू आवेश EA पर है। कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू में Q/AP²। तो यहाँ से जो EA वेक्टर बराबर हो जाएगा, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। KQ और AP की वैल्यू कितनी है, A से जो P की दूरी है वो कितनी है, r माइनस l का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो इसकी दिशा होगी ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आएगा। इसकी जो दिशा होगी वो A से P की ओर होगी, दिशा A से P की ओर होगी। और यहाँ जो K बराबर हमने माना है वो 1/4πε0 ये हमने मान लिया। इसी प्रकार से क्या लेंगे, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश जो है वो बिंदु B पर स्थित है, तो इसको EV ले लेंगे और EV वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/4πε0 की जगह हम क्या लेंगे, तो KQ/में VP का स्क्वायर। तो यहाँ से जो EV वेक्टर हमारा आएगा वो KQ/में V से P की जो दूरी है वो r प्लस का l है, r प्लस l का होल स्क्वायर। इसकी जो दिशा होगी वो P से V की ओर होगी। कहने का मीन्स क्या हुआ कि जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण तो वैद्युत क्षेत्र हमारा आगे की ओर होगा, और जो माइनस क्यू आवेश है वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होगा, और इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हमारा P से दूर और EV P से अंदर की ओर क्यों होगा, क्योंकि कल हमने जब वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाया था तो उसमें ये बताया गया था कि ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, प्लस क्यू आवेश से तो बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मतलब धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। और जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा थी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही थी। तो ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण है वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर होगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र इसके कारण क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होगा। तो हमारा EA और EV निकल के आ गया। अब P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E=EA प्लस का EV हो जाएगा।
अब चूंकि ई ए व ई वी कैसे हैं, विपरीत दिशा में, चूंकि ई ए व ई वी विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, इसलिए ई इक्वल टू जो होगा ई ए माइनस का ई वी हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ई ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों पदों में के क्यू हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से के क्यू को हम कॉमन ले लेंगे, तो ए इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा भिन्न के पदों में हो गया, तो इसका जो एलसीएम है, मतलब दोनों के जो हर हैं वो अलग अलग हैं, और जब हर अलग होते हैं तो हम उसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में इन दोनों की हम गुणा करेंगे, इस आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर गुणा इस 1 से करेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर गुणा हम इस वाले 1 से करेंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में आर माइनस एल आर प्लस एल, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये ए प्लस वी का होल स्क्वायर बन गया, ये ए माइनस वी का होल स्क्वायर बन गया, इसका जो होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या बनेगा, के क्यू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, मतलब ए का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस 2AB। इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो पहले दो पद हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस में आएंगे, और 2RL माइनस में आएगा, लेकिन इस माइनस की जब गुणा करेंगे तो जो प्लस वाले पद थे वो हमारे माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस वाला था वो प्लस का हो जाएगा। ये एक बार जोड़ में है और एक बार घटाव में, अर्थात ये वर्गांतर का सूत्र बन जाता है। जब ये वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा तो यहाँ इसका हम आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू ब्रैकेट में आर स्क्वायर पॉजिटिव आर स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर पॉजिटिव एल स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि एल का मान आर से क्या है, छोटा है, अगर हम इसकी अल्प दूरी लेंगे और ये आर दूरी पर ले रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये मान हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, और जब ये छोटा हो जाएगा तब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से हमारा और भी छोटा हो जाएगा। अगर हम एल का मान अगर हम 0.1 मान लें, आर का मान अगर 2 मान लें, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो ये 0.01 हो जाएगा, और इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। मतलब इसकी तुलना में ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर कहने का मतलब यह है कि एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, तो ई इक्वल टू हमारा बचेगा के क्यू गुणा में 4RL अपॉन, यहाँ पर एल स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, आर की पावर 2 बचा और इसकी होल पावर 2, तो आर की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 4। इस आर से ये एक घात हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी। तो ई इक्वल टू हमारा बचेगा के, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में Q गुणा 2L अपॉन में R की पावर 3। चूँकि आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था P बराबर Q गुणा में 2L, तो जो Q गुणा 2L है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बन गया सूत्र हमारा। तो यहाँ से E इक्वल टू
के का मान हमने कितना माना था, के का मान हमने माना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 Q गुणा 2L, ये मान हमारा P का हो गया, और अपॉन में R⁻3। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। इसको एक बार हम फिर से समझेंगे। हमने क्या लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जो दो बिंदु आवेशों +Q -Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए इस बिंदु P से A की दूरी हम निकालेंगे, तो ये दूरी हमारी L हो जाएगी, क्योंकि कुल दूरी कितनी है, 2L है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी L होगी, तो इस टोटल R में से ये वाला L जो यहाँ आएगा उसको घटा देंगे तो R - L बच जाएगा। इसके बाद -Q से जब हम बिंदु P की दूरी लेंगे तो ये दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, R + L आ जाएगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, +Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/AP²। AP का मान हमारा R - L है, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था इसको हमने कितना मान लिया, K मान लिया। तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो A से P की ओर होगी, मतलब A से P की ओर अर्थात बाहर की ओर होगी, क्योंकि वैद्युत वल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार हमने -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी, तो EV = KQ/BP² हो जाएगा। K का मान हमारा वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिशा इसकी क्या हो जाएगी, P से V की ओर हो जाएगी, और BP का जो मान है वो R + L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि इनका जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो EA + EV हो जाएगा। अब चूंकि ये विपरीत दिशा में है इसलिए एक चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। हमने यहाँ माइनस का E और EV की दोनों की वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू पुट करके इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो जो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R⁻3, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। अब इसी में अगर इसका की वेक्टर फॉर्म पूछ ले, इसको सदिश रूप में हमें कैसे लिखना है, तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म E वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2P वेक्टर/R⁻3, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसी पर आधारित एक टॉपिक इसका और है, ये हमने अक्षीय स्थिति में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, अब निरक्षीय स्थिति जो लेते हैं वो हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अब क्या लेंगे हम, निरक्षीय स्थिति में, या इसको हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। इसकी निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, हम एक वैद्युत ध्रुव बनाएंगे, जो +Q आवेश और -Q आवेश से मिलकर बना है। यहाँ पर कोई बिंदु हमने P लिया, जिसकी इसके केंद्र से दूरी R है। केंद्र से दूरी इसकी R है, और ये हमारा बिंदु O हो गया। इधर भी दूरी हमारी L हो जाएगी, इधर भी दूरी हमारी कितनी होगी, L, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की जो कुल दूरी होती है वो 2L होती है। इधर बिंदु A हो गया, इधर बिंदु हमारा V हो गया, ये बिंदु हमारा P हो गया। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो
माना एक वैद्युत ध्रुव AB दो बिंदु आवेश से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके केंद्र O से R दूरी पर, इसके केंद्र O से यहाँ हम लेंगे केंद्र O से निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अब हमें इसमें भी क्या करेंगे, जैसे हमने पहले में निकाला था प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हम प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लेकिन उसके लिए हमें इस बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी मालूम होनी चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज AOP में, AOP में पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ जो ये कोण जो बन रहा है ये 90 अंश का बन रहा है। 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। अगर हम यहाँ कोई भी कोण लेंगे तो कोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और दोनों कोणों के बीच की भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर OP की वैल्यू कितनी है, R का स्क्वायर, OA की वैल्यू कितनी है, L का स्क्वायर। तो AP बराबर स्क्वायर को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा और यही मान हमारा किसका होगा, BP का। BP की वैल्यू यही होगी सेम, क्योंकि यहाँ भी दूरी R लेंगे और दूरी L लेंगे। तो जो दूरी इधर आएगी वही हमारी इधर आएगी। तो दोनों मान क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र हमारा यही रहेगा। और यहाँ भी हम KQ हो जाएगा, लेकिन ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से EA इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको समीकरण क्या डाल देंगे, 1। और इसकी जो दिशा होगी वो P से A से P की ओर होगी, दिशा A से P की ओर। मतलब जो यहाँ इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो आएगा इसकी दिशा क्या होगी, E होगी, आगे की ओर EA वेक्टर। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EV वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, क्योंकि सेम आएगी, क्योंकि दोनों ही दूरियां क्या हमारी बराबर हैं। लेकिन इसकी जो दिशा होगी, यहाँ माइनस आवेश है तो आवेश की ओर होगी, अर्थात P से V की ओर होगी। दिशा किधर होगी, P से V की ओर होगी। तो जो इस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर होगी और ये हो जाएगा हमारा EV। अब इन दोनों वैद्युत क्षेत्र को हम इनके घटकों में विभाजित करेंगे। तो घटकों में विभाजित करने पर एक घटक क्या आएगा हमारा, ऊपर की ओर आएगा और एक हमारा इधर नीचे की ओर आएगा। मतलब ये दो क्या हो जाएंगे, इसका जो घटक हो जाएगा वो EA साइन थीटा हो जाएगा और ये हमारा जो हो जाएगा वो EV साइन थीटा हो जाएगा। इसके अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें
तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, ई ए कॉस थीटा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ई वी कॉस थीटा, और यहाँ जो आ जाएगा वो हमारा ई वेक्टर आएगा। यहाँ पर अगर हम इस कोण को थीटा मानते हैं तो हमारा ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। और ये जो 90 अंश यहाँ बनेगा इसके सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ से इस थीटा को हम यहाँ ना लेकर के इसको हम यहाँ लेंगे, ये थीटा बनेगा, तो यहाँ ये कोण भी क्या बनेगा, हमारा थीटा ही बनेगा। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये हमारा कर्ण कहलाएगा और कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, हमारी लंब कहलाएगी। तो लंब और कर्ण में हम संबंध लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा लंब और कर्ण में संबंध में साइन थीटा आ जाएगा। तो उससे हमारा ये ऊर्ध्वाधर घटक ई ए साइन थीटा और ई वी साइन थीटा निकल आएंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 घटक निकल कर आए, 2 घटक हमारे ई ए क्या है और 2 घटक हमारे ई वी क्या है। लेकिन इन घटकों में क्या होगा कि जो ई ए साइन थीटा और ई वी साइन थीटा हैं, ये दोनों परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं और दिशा में क्या है, विपरीत हैं। दिशा में विपरीत होने के साथ साथ ही परिमाण में भी क्या है, समान है, क्योंकि ई ए और ई वी दोनों की वैल्यू क्या इक्वल आई है। तो जब ये दोनों परिमाण में समान हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि ई ए कॉस थीटा और ई वी कॉस थीटा परिमाण में कैसे हैं, समान भी हैं और दिशा में भी कैसे हैं, समान हैं। तो ये परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस का ई वी कॉस थीटा, दोनों जुड़ जाएंगी। अब दोनों ही क्या बराबर हैं तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं ई इक्वल टू 2 ई ए कॉस थीटा, चूँकि ई ए बराबर किसके है, ई वी के। ई ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 2 इंटू में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। यहाँ से और साथ में आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए ओ पी में अगर कॉस थीटा की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आई हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, ओ ए, और कर्ण कितना हो जाएगा, ए पी। तो कॉस थीटा बराबर एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो इस कॉस थीटा का मान भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। यहाँ से वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या मान मिलेगा हमें, ई इक्वल टू के का मान कितना माना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू में कितना है, Q2L। क्या लिख सकते हैं इसको, Q गुणा में 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 होगी और यहाँ पावर आधी होगी। तो पावर 1 में जब आधी जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। ई इक्वल टू 1 अपॉन में, यहाँ पर अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, चूँकि एल जो है वो आर से क्या छोटा है, तब एल स्क्वायर आर स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो एल स्क्वायर को जब नगण्य मानेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, और Q गुणा 2L आपने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था, किसके बराबर था ये,
p के बराबर था, और ये आर स्क्वायर यहाँ से बचेगा केवल, क्योंकि एल स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसको नगण्य मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा 3/2, इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ई इक्वल टू हमारा निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r⁻3। ये हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया। यहाँ पर जो हमने के माना है, इस के का मान हमारा कितना माना था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माना था। तो यहाँ पर हमारा एक वैद्युत ध्रुव था जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना था, जिनकी बीच की दूरी 2L थी। इसके केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P था, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो इसके लिए इस बिंदु P को हमने A से मिलाया और Q को V से मिलाया। इसके बीच की दूरी हमने एक समकोण त्रिभुज लिया AOP, इससे दूरी निकाल दी। दूरी निकालने के बाद प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगा दिया। उसके बाद माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। अब इन दोनों जो E वेक्टर हमारा यहाँ निकल कर आया था, इसके भी एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा और एक क्षैतिज घटक होगा। जो हमारा EV वेक्टर आया था, इसका भी हमारा एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा और एक हमारा क्षैतिज घटक होगा। तो जब हम इनको घटकों में विभाजित करेंगे तो EA sin थीटा और EV sin थीटा क्या हो जाएंगे, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत हो जाएंगे। अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि EA cos थीटा EV cos थीटा परिमाण में समान भी हैं और दिशा में भी समान है, इसलिए परस्पर जुड़ जाएंगे। तो इस बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इन दोनों के योग के बराबर आएगी। तो दोनों का जब योग करेंगे, और चूंकि EA बराबर EV आया समीकरण 1 और 2 से, तो ये 2EA cos थीटा हो जाएगा। EA की वैल्यू पुट कर देंगे, cos थीटा का मान हम इस समकोण त्रिभुज में लगाकर सोल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ से L का मान हमारा ये निकल कर आता है। K की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और ये Q गुणा 2L बन जाएगा। यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पावर 1 है, ये पावर आधी है। एक में जब आधा जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, 1.5 बन जाता है। तो अगर L R से छोटा होगा तो L स्क्वायर जो है R स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा। तो L स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ हमारा केवल R की पावर 2 बचेगा, इसकी पावर 3/2 बची जाएगी। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 3 बच जाएगा। और Q गुणा 2L जो है ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये दोनों ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसमें एक टॉपिक और बचा है, उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में ही इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें।